मैं अपनी अपाहिज बीवी से तंग था, इसलिए एक लड़की से दोस्ती कर ली। सुबह सुबह का वक्त था, मेरा दुकान जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा खूबसूरत दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज़्यादा चलता था और मेरे पास ज़्यादा औरतें ही आती थी। कभी कभी हंस बोलकर बातें भी कर लेती थी, मैं भी मुस्कुराकर बात कर लेता था। अब जाहिर है मुझे उनसे काम था, तो मैं कोई उनसे झगड़ा करने तो नहीं बैठता। वह भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था, इसलिए बात कर लिया करता था। पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिल फेंक हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी, सारे खानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था और अब हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। मेरी बीवी का नाम प्रिया था। जब हम लोग दिल्ली में फ्लैट लेने के लिए आए तो उसने कहा कि उसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मेरे कहना था कि इतने ऊपर हम लोग कैसे उतरेंगे, क्योंकि कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं था। उसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाती है और छत के बहुत फायदे होते हैं, इसलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वह बहुत ऊंचा था और लोग इतनी ऊपर से नीचे आने जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। उसे छत बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो कहती थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पे बैठे, आसमान को देखे, परिंदों को देखे, उसकी आवाज़ सुने तो उसके पूरे दिन की थकन उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने आखिरी फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है और वह अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा झटका लगा था। झटके से गिरने की वजह से उसके सारे नसें डिस्टर्ब हो गए थे और उसको 1 साल होने वाला था। मैं ही उसके सारे काम करता, उसके लिए खाना बनाता, घर को भी साफ करता, पैसे भी कमाता, उसे बाथरूम वगैरह भी खुद ही लेकर जाया करता था। मेरे सारे रिश्तेदार मुझे काबिल रहम नज़रों से देखते थे और कहते थे कि मैंने पसंद की शादी की, अपनों का दिल दुखाया, इसलिए मुझे सज़ा मिली कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी बीवी अपाहिज हो गई और जब वह सीढ़ियों से गिरी तो वह माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए यह बहुत बड़ा हादसा था, एक बहुत बड़ा सदमा था। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी ही खुशी से हमने सारे वक्त को गुजारा और अब इस बात को 1 साल हो गया था। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था, पर मेरी बीवी के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक दफ़ा बाथरूम ले गया तो उसने कहा कि उसे फिर से जाना है और उसे ठीक से मुंह हाथ धोने हैं। वह बोल नहीं पाती थी पर इशारे करती थी। मैं उसके इशारे समझ जाता था। मैं उसके पास मोबाइल फ़ोन रख कर जाता था कि अगर कोई मसला हो तो वह मुझे बेल मार दे और मैं समझ जाऊंगा। दुकान मेरी ज़्यादा दूर नहीं थी। दोपहर का खाना भी मैं उसके करीब रहकर चला जाता ताकि वह उठकर खा ले और पानी का इंतजाम भी कर जाया करता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दोबारा से दुकान पर चला जाता और फिर रात को देर से आता था। वह बेचारी भी इस रूटीन के साथ चल रही थी और उसका मेरे लिए इतना करना ही काफ़ी था। मैं उसे फिर से बाथरूम ले गया। अब उसने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं ज़रा गुस्से से बोला तो वह सहम से गई। उसके इस इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वह शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ की और मैंने कहा कि वह बहुत खूबसूरत है, मेरी प्यारी बीवी। उसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नज़र लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी अपाहिज थी। मैं घर के काम काज भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया। इस 1 साल में मैंने उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था और मैं अपनी दुकान पर चला गया और फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई थी। मैंने उसे पहले नहीं देखा था, शायद वो इस मोहल्ले में नई नई आई थी। यह लड़की बहुत ही ज़्यादा जवान, खूबसूरत और पतली दुबली सी थी। उसका नाम कोमल था। उसने आते ही कहा कि मेरा नाम कोमल है, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा कि मुझे तो सब दर्जी समीर कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में सुन के आई हूँ, सुना है कि बहुत अच्छे कपड़े सीते हो। मैंने कहा कि क्यों नहीं,
उसने कहा कि दरअसल एक शादी है खानदान में और मैं शादियों में 4-4 घंटे बाद सूट बदलती हूँ, यह चाहती हूँ, इसलिए मुझे कोई सूट सिलवाने हैं। 20 दिन के अंदर क्या तुम मेरे कपड़े सी देंगे? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। उसने कहा कि पैसों की परवाह नहीं करो, जब मैं तुमसे 16 सूट एक साथ सिलवा सकती हूँ तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी। मैं खुश हो गया कि चलो मुझे एक बड़ा काम मिल गया। वैसे भी काफ़ी अरसे से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था और यह शादी का सीज़न भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग भी बेमौसम शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं। खैर मुझे क्या था, मैंने उससे ऑर्डर ले लिया। उसने कहा कि वो कल कपड़े भी ले आएंगे और नाप भी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसका नाम और ऑर्डर नंबर लिख लिया। मैं अपनी दुकान में भी काम कर रहा था। वो अगले दिन आ गई। उसने मुझे सारे कपड़े दे दिए और समझा दिया कि किस तरह के सीने हैं, पर उसने कहा कि मुझे एक सूट अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर जाता हूँ, मेरी बीवी बिस्तर पर पड़ी है, उसे देखने के लिए जाना होता है। उसने कहा कि अगर तुम यह एक सूट अभी सी देंगे तो मैं तुम्हें 1000 एक्स्ट्रा दूंगी। मैं सोचने लगा कि 1000 के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा। वैसे भी मेरी बीवी अपने घर में बैठी है, कोई सड़क पर तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं उसके पास रख कर आया हूँ। 1 घंटे से क्या हो जाएगा, 1 घंटा तो इंसान लेट भी हो सकता है। हाँ, यह अलग बात है कि जब से मेरी बीवी की ऐसी हालत थी मैं घर हमेशा टाइम पे जाता था, लेकिन मैंने उसका सूट सी दिया। मुझे कुछ घंटे से ज़्यादा लग गया। जब मैं वापस रात को घर गया और घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देख कर हैरान रह गया। मेरी बीवी जमीन पर गिरी हुई थी, पानी का गिलास टूटा हुआ था। शायद वो पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने उसके पास रखा था वह बहुत ही कम था। मैंने उसे उठाया, उसका मुंह साफ किया। उसको थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। मैंने उसमें पट्टी बांधी और मैंने उसे काबिल रहम नजरों से देखा। मैंने उसके पास फ़ोन तो रखा था, लेकिन फ़ोन की शायद बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वह मुझे फ़ोन भी नहीं कर पाई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे काम था, बहुत ज़रूरी काम था। वो मुझसे इशारे में पूछने लगी कि क्या काम था, तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, बस मेरी एक रिश्तेदार का देहांत हो गया था। मैंने उसे झूठ बोल दिया। अगर मैं उसे यह कहता कि एक जवान जहान लड़की का सूट सीने के लिए मैंने इतने देर लगाई और तुम इस चक्कर में नीचे गिर गई और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तो वो ज़रूर गुस्सा करती। बीवी तो बीवी होती है, बिस्तर पर पड़ी थी तो क्या, आखिर में उसको जवाब देना था, इसलिए डर गया और मैं झूठ बोल दिया। उसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा कि मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने काम तो कर लिया, पर अभी उस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा कि सारे पैसे एक साथ ही दे दूंगी। वह जब भी मेरी दुकान में आती मुझे अजीबो गरीब किस्म की अदाएँ दिखाती, मेरी आंखों में देखती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो उसने बस गले में ही डाला होता था, सर पे भी नहीं करती थी और दुपट्टा भी उसका बहुत ही बारीक सा होता था। सब बाजार वाले लोग उसको देखते थे। मेरे सामने भी एक दर्जी बैठा था जो मेरा दोस्त भी था। उसने कहा कि यह लड़की आजकल तुम्हारी दुकान पे बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बचकर रहना। मैंने कहा कि हाँ, लगता है इसे मोहल्ले में नई नहीं आई है। उसने कहा कि हाँ, नई नहीं आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि इस औरत की तलाक हुई है, वह पोस्टमैन है ना, वो हमारे मोहल्ले में रहता है, बूढ़ा सा, उसकी भांजी है। या मैंने कहा कि यह तो शक्ल से शादीशुदा भी नहीं लगती और तुम कह रहे हो इसको तलाक हुई है। उसने कहा कि हाँ, आजकल किसी को कोई पता नहीं चलता। सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब उसे उसकी हरकत के बारे में पता चला तो उसने गैरत में आकर उसको तलाक दे दी। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धो के पड़ जाएगी। मैंने कहा कि अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया हूँ, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे उस दोस्त ने कहा कि भाभी की हालत अभी भी ऐसी है। मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हो, ऊपर वाला तुम्हें उसका फल देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन अब मैंने परेशान होना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। जब मेरी बीवी ठीक थी तो वह भी नौकरी करती थी, घर भी संभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वह बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन यह बात भी तो अपनी जगह है कि औरतों को ऊपर वाले ने मर्दों से ज़्यादा बर्दाश्त दी है। हम मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती। अब तो मैं इस बात को मान गया था और मैं बहुत थक गया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को देख रहा था।
और सोच रहा था कि मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ। यह अपाहिज है, बीमार है, फिर भी मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला। क्या वाकई यह इस काबिल है? अगर मैं इसकी जगह होता तो यह ज़रूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब हमारी मोहब्बत अरूज पर थी तो इसकी किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी। वह इसका कजन था, लेकिन मेरे लिए उसने उसको छोड़ दिया था। तो फिर क्या, किसी और के लिए मुझे क्यों ना छोड़ देती? मेरे दिल में अजीबोगरीब सवाल आने लगे थे। आजकल मैं कोमल के बारे में सोचता रहता था। वह रोज़ मुझसे कोई न कोई जोड़ा सिलवा लेती और अभी तक उसने कोई पैसे नहीं दिए थे। पर अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ रही है कि तुम्हें तलाक हुई थी। उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी तो फिर तलाक नहीं होगी तो क्या होगा? मेरी उम्र देखो, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती? क्या बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक हो गई, अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि अब फिर आगे क्या इरादा है? क्या सारी ज़िंदगी अकेली रहोगी? उसने कहा कि नहीं, किसी न किसी को तो हम सफ़र बनाना ही है, लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए इस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि कैसा हो? उसने कहा कि शक्लो सूरत का अच्छा हो, कद काठ का भी मजबूत आदमी हो, सही मर्द लगता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरी ही बात पर कर रही है, यानी जैसे मर्द की उसे तलाश थी, मैं बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए और मैं इन डोरों के अंदर फंसता ही चला गया। यह भूल गया कि इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध रखा था। वो कच्चे धागे मेरी मोहब्बत के थे, वो मोहब्बत जो मैं प्रिया से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का धागा एक ही वक्त में बड़ा कमज़ोर और बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि जमाने वाले मिलकर भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो टूटता नहीं है, लेकिन कमज़ोर इतना होता है कि कभी कभी बंद घुमाने की कैंची से भी फौरन ही कट जाता है। मैं अब घर आता तो मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता था। मुझे वह बुरी लगने लगी थी। उसकी फरमाइश से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरत आई तो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? उसने कहा कि आपकी ऊपर वाली मंजिल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी तो सीढ़ियों से गिर के ही इस हाल को पहुंच गई है। मैंने कहा कि इसके लिए दुआ करें कि वह ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी यही हुआ था। 19 साल बिस्तर पर पड़ी रही और उसके बाद मैंने कहा कि क्या उसके बाद ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, उसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं बहुत मायूस हो गया था। क्या मैं सारी ज़िंदगी अपनी बीमार बीबी की सेवा करते हुए गुजार देता? वाकई उसको दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं उसे हर महीने डॉक्टर के पास ले जाया करता था। एक दिन मुझे कोमल ने एक बड़ी ही अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता चुका था। मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब उसने कहा कि वह बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी ना तो शकल है और न ही उम्र यह सब करने की। क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी की सेवा करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी सारी दौलत ले आऊँगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी और शहर में जाकर तुम अपनी दुकान बना लेना, मैं घर संभालूंगी, तुम दुकान संभालना। तुम्हारे हाथ में हुनर है, यह हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि पर मेरी बीबी का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही छोड़कर तो नहीं जा सकता। उसने कहा कि क्यों नहीं जा सकते? अपनी बीबी से छुटकारा कैसे हासिल करना है यह तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गया और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने कहा कि मेरी बीबी ना तो चल सकती है, ना उठ सकती है और यह बीमार भी है। मैंने इसके लिए जो करना था कर लिया। शायद अब इसको भी निजात की ज़रूरत है। एक दिन मैं उसे अपने साथ छत पर ले गया। मैंने उसको व्हील चेयर के ऊपर बिठाया हुआ था। वो भी खुश थी कि चलो आज उसे आसमान नजर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसे ऊपर लेकर आया, लेकिन वो यह देख कर हैरान रह गई कि यह कोई शाम का वक्त नहीं था, बल्कि तपती दोपहर थी। वो मुझे कहने लगी कि मुझे नीचे ले आओ, मुझे गर्मी है। ऊपर तो बड़ी तेज़ धूप थी। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें तो छत बड़ी पसंद थी, तुम्हें तो धूप बहुत पसंद थी।
तुम आसमान को देखना चाहती थी, अब यहाँ पर बैठो और मैं जा रहा हूँ। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सेवा कर करके तंग आ गया हूँ। तुम क्या चाहती हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी काम करता रहूँ, तुम्हारा गुलाम बना रहा हूँ, तुम्हारा नौकर बन जाऊँ? मेरी शक्ल देखो, तुम जैसी एक नहीं 100 औरतें, 10 औरतें मिल सकती है मुझे, तो फिर क्यों मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ख़राब करूँ? मुझे माफ़ कर देना। जितना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया, इससे ज़्यादा और नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कदमों पर खड़ी हो जाती तो शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, मेरी बीवी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पर पड़ी रहोगी और 3-4 दिन में तुम्हें ज़िंदगी से छुट्टी मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में नहीं रही, तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हीलचेयर को स्टैंड कर दिया। अब वह व्हीलचेयर को घुमा भी नहीं सकती थी, वैसे भी उसका एक हाथ काम नहीं करता था और वह अपनी दबी दबी सी आवाज़ में चिल्लाने लगी, मुझे पुकारने लगी। पर मैंने पलट कर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पाँव इतनी बुरी तरह फिसला कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मुझे अपना पूरा जिस्म महसूस ही नहीं हो रहा था, सिर्फ अपना एक हाथ महसूस हो रहा था और मैं आखिरी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। 4-5 घंटे इसी तरह गुजर गए। मैं वहीं पर पड़ा था, बेजान मददगार था। मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। जब मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है, और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर बनाई और उसे लगा कि वह इस दुनिया से चली जाएगी और यहीं पड़ी पड़ी उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल किया, जिसको विल पावर कहते हैं, और वह अपने कदमों पर खड़ी हो गई और खुद चलकर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि मैं सीढ़ी से नीचे ही पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है, तो वह फ़ौरन मेरी तरफ बढ़ी, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। जो मैं उसके साथ करना चाहता था वह मेरे साथ हो गया था। वह मेरी हालात पे आ गई थी और मैं उसकी हालात पे चला गया था। उसने मुझे शिकायत भरी नज़रों से देखा, जैसे वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, और माफ़ करती भी क्यों, मैं उसकी जान लेने वाला था। वो वहाँ से चली गई। मैं उसे बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, प्रिया प्रिया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन वह वहाँ से ऐसी गई कि जैसे पलट कर नहीं देखी। और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस वाले आ गए। शायद प्रिया ने ही उनको फ़ोन किया था। वो मेरी जितनी बेरहम नहीं थी। वह चाहती तो मुझे वहाँ छोड़कर हमेशा अकेले जा सकती थी, लेकिन उसने उन लोगों को बुलाया था। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म शून्य हो गया है और एक बाजू भी, यानी अब ना तो मैं काम कर सकता हूँ और न ही उठकर चल सकता हूँ। प्रिया ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसको ख्याल रखता था। वह मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मैं उससे माफ़ी मांगता रहता था, पर वह बोलती नहीं थी और दिन रात मेरा ख्याल करती थी। वह फिर से नौकरी भी करने लगी और मैं आज भी हैरान हूँ कि कैसे एक ही पल में हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ पलट गई। मैंने मोहब्बत करने वाली बीवी को खो दिया और वह एक अच्छी इंसान थी, जिसने अभी भी मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा था। मैं बस दिन रात उससे माफ़ी मांग रख सकता हूँ, लेकिन शायद वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। मैंने उसके साथ सिर्फ बेवफाई नहीं की थी, मैं तो उसकी जान लेना चाहता था। आप लोगों से मेरी यही आशा है कि कभी भी किसी भी हाल में अपने हम सफ़र का साथ ना छोड़ें। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपने ख्याल रखिए।